हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शन चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेल का ओवरव्यू देखने वाले हैं। राइट, जो सेल बायोलॉजी की सीरीज हमने शुरू की है, इसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेल थ्योरी कैसे डेवलप हुई थी और कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे और कैसे डिस्कवरीज हुई थी, जिस वजह से फाइनल शेप मिला था सेल थ्योरी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल ओवरव्यू देखेंगे सेल का, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल देखी जाएगी, यूकैरियोटिक सेल देखी जाएगी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो देखा जाएगा। साइज क्या होती है सेल्स में, साइज शेप जो होती है सेल्स की वो कैसे चेंज होती है फ्रॉम किंगडम टू किंगडम, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे है, जिसका नाम है बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। वहाँ आपको रेगुलरली वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे और कुछ नोट्स वहाँ पे अपडेट किए जाते हैं, जिस वजह से आपको कॉन्स्टेंटली मिलते रहेंगे। ओके, और सेकंड रीजन जो ये है टेलीग्राम चैनल शुरू करेगा वो ये है कि नोटिफिकेशन जो है वो सीधे सीधे आपको आपके मोबाइल पे मिल जाती है। यूट्यूब बहुत बार ऐसे करता है कि वो नोटिफिकेशन भेज नहीं पाता, इसलिए आपको वीडियो का जो रेगुलर नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाता। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं द ओवरव्यू ऑफ सेल। नाउ सी, जैसे हमने देखा था कि सेल जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर कर लिया था। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि वहां पे सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। राइट, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद हमने बोला था कि वहां पे माइक्रोस्कोप और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और उसके बाद सेल के डिटेल्स पता चलने शुरू हो गए। नाउ सी, इनसाइड ईच सेल अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मतलब हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। देखिए अभी वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेल देखिए, ये एक सेल है और ये एनिमल सेल है, देखने से ही पता चलता है क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेयर है, बाहर से कोई सेल वॉल नहीं है। और अंदर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक डेंस न्यूक्लियस है। ओके, ये जो न्यूक्लियस होता है इसको मेम्ब्रेन बाउंड बोला जाता है। देखिए मेम्ब्रेन बाउंड का क्या मतलब होता है, जो भी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस को खुद की अपनी एक बाउंड्री है। मतलब अगर एक सेल यहाँ पे है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को खुद का अपना बाउंड्री है और उसका कंटेंट जो है अंदर वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में बाहर नहीं आता है। ये जो साइटोप्लाज्म है उससे ये अंदर वाला जो कंटेंट होता है वो अलग रहता है, जिसको हम अक्सर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। राइट, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसको बाहर से मेम्ब्रेन बाउंड होने की वजह से वो कंटेंट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं आता है, इसीलिए हम न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बोलते हैं। नाउ सी, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम व्हिच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होते हैं, विच इज आवर जेनेटिक मटेरियल। ओके, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है और यही जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, दैट इज डीएनए। और ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ओके, और न्यूक्लियस को बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से कभी भी ये बाहर के साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में ये कभी नहीं आते। ओके, सो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अराउंड जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। जैसे क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो ह्यूमंस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर बोलेंगे 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स की। और ये 23 पेयर जो होती है क्रोमोसोम की वो प्रेजेंट होती है इनसाइड द सेल। और इसी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में, या फिर बोलेंगे कि 46 क्रोमोसोम में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, विच इज आवर जेनेटिक मटेरियल। राइट, नाउ सी, the cells that have the membrane-bound nuclei is called the eukaryotic cell, while cells that lack the membrane-bound nucleus is called as the prokaryotic cell. देखिए अगर किसी सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब एक सेल है और उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उस सेल को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। और अगर कोई सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और कोई न्यूक्लियोइड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, अगर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसे हम यूकैरियोट बोलते हैं, और अगर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है। जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर ये जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है विद इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रेजेंट है प्रोमिनेंटली, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। लेकिन वही अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखोगे तो वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा। न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर वहां पे है जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस को बाउंड करने वाली, वो मेम्ब्रेन वहां पे क्या है, अब्सेंट है। और ये अब्सेंट होने की वजह से उसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोला जा सकता, ऐसे केस में उसको बोला जाता है न्यूक्लाइड। ओके, और ये न्यूक्लाइड प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में।
तो ट्रू न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो वो यूकैरियोटिक सेल है, और ट्रू न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है। आप जानते ही हो कि हायर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के पास जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है, मतलब उसमें एक वेल डिफाइंड अच्छा खासा एक न्यूक्लियस होता है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और बैक्टीरिया उसमें इंक्लूड होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ट्रू न्यूक्लियस की जगह वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है, देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ दिस सेल, दैट इज द यूकैरियोटिक सेल्स एंड दी प्रोकैरियोटिक cells. If the membrane bound nucleus is present, it is called as the eukaryotic cell, and if the membrane bound nucleus is absent, then it is called as the prokaryotic cell. All right. Now see, in both prokaryotic cells and the eukaryotic cells, a semi-fluid matrix is present called cytoplasm, which occupies the volume of the cell. देखिए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में एक सिमिलैरिटी जरूर है कि उनके सेल के अंदर जो होता है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, और ये सेमी फ्लूइड जो मैट्रिक्स होता है ये यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स जो साइटोप्लाज्म है वो कॉमन है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। जैसे हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है उनमें डिफरेंस है। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में और ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है विच इज अ सेमी फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन बोथ, वो दोनों में प्रेजेंट है। चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, कोई भी सेल हो, दोनों सेल में साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिए साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, बिकॉज ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज, जितनी भी लाइफ की सेलुलर एक्टिविटीज होती है मैक्सिमली उसमें से साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। ओके, और इसीलिए जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स होते हैं उनकी सारी एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में ही होती है, और वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन अ लिविंग स्टेट। तो यहाँ पे जो तो यहाँ पे जो लिविंग स्टेट में कोई भी सेल है, तो लिविंग स्टेट में कोई सेल रहने का रीजन ये होता है कि सारी जो केमिकल एक्टिविटीज होती है, सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो साइटोप्लाज्म में वो कैरी आउट होती है। और साइटोप्लाज्म एक मेन अरीना है, एक मेन ग्राउंड है, ये जहाँ पे ये सारी प्रोसेसेस होती है। ओके, so cytoplasm is a very important fluid, very important semi-solid fluid in which all the chemical reactions are occurring, and due to these chemical reactions, the cell is called as the living, right? सो सेल को किसी किसी भी सेल को लिविंग स्टेट में रहने के लिए वह उसके साइटोप्लाज्म में वो सारी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होना जरूरी है। और साइटोप्लाज्म वो एरिया प्रोवाइड करता है, वो अरीना प्रोवाइड करता है कि जिसमें ये सारे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सके, जो कि कॉमन है बोथ इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन द यूकैरियोट्स। ऑलराइट, नाउ सी, beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures called organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and the vacuole. देखिए, यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ न्यूक्लियस ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। जो देखिए, यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और वो वहां पे पाया जाता है। वहां पे और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वहां पे होता है, उसके बाद वहां पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी वहां पे होता है, लाइसोसोम्स भी वहां पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी वहां पे होता है, माइक्रोबॉडीज भी वहां पे होती है, और वैक्यूल भी वहां पे होता है। तो इतने सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। अब सोचिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में बहुत डिफरेंस होता है, इससे आपको पता चलता है। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखोगे तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, Golgi complex is absent, lysosomes are absent, mitochondria is absent, microbodies are absent, and even vacuole is absent in the prokaryotic cell. But all these are present in the eukaryotic cells. As you can see here, these are the mitochondria. Then we have here the rug endoplasmic reticulum, right? There are two types of endoplasmic reticulum, depending upon whether they contain the ribosome or not. First is the rug endoplasmic reticulum, and second is the smooth endoplasmic reticulum. In the rug endoplasmic reticulum, on the surface of endoplasmic reticulum, there is a presence of ribosomes. तो वहां पे ribosomes present होते हैं surface पे of the rug endoplasmic reticulum, and that is why they are called as the rug endoplasmic reticulum. लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज द रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बॉडीज पे आपको दिखा होगा ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, राइबोसोम्स है। ओके, then here we have the Golgi apparatus, right?
देन हियर वी हैव द वैक्यूल्स, राइट। तो ये सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, दीज आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला जा रहा है वो ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, और ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये यूकैरियोट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नाउ सी the prokaryotes lack such a membrane bound organelles. Okay, सो यहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल दिख रही है, आप सेल के स्ट्रक्चर से ही बता सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल है। जैसे यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखेगा, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे है, राइट, गोल्जी बॉडीज वहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से एक प्लांट सेल है। तो आपने देखा कि सारे मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज वाई वी कॉल दिस सेल एज ए यूकैरियोटिक सेल। ओके, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल क्यों है, क्योंकि सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ सी द राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। देखिए राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनल है कि जिनको खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, राइबोसोम के पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए राइबोसोम्स को नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोला जाता है। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ओके, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सब कुछ क्या है, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बट व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपने याद रखना है, कभी ऑड वन आउट आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल कौन से है और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल कौन से है, ये आपको पता होना चाहिए। राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, और जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होते हैं वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स एक्सेट्रा। ओके, so these are the ribosomes which are non-membrane bound organelles are found in all the cells, that is eukaryotic cells as well as prokaryotic cells। ये जो राइबोसोम होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे राइबोसोम्स है प्रेजेंट है, और ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, और उसके बाद यहाँ पे भी आपको राइबोसोम्स मिल जाएंगे जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स आर फाउंड बोथ इन द यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन द प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब ही क्या है कि ये सिमिलरिटी है बिटवीन यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, कि राइबोसोम जो होते हैं वो दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी वो प्रेजेंट होते हैं और वो यूकैरियोटिक सेल में भी वो प्रेजेंट होते हैं। सो इट्स अ सिमिलरिटी बिटवीन द टू। और जो राइबोसोम होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से डिफरेंट होते हैं और प्रेजेंट होते हैं इन बोथ यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, now see within the cells the ribosomes are not only found in the cytoplasm but also within the two organelles like chloroplast and mitochondria and on the rug endoplasmic reticulum। देखिए अगर पोजीशन वाइज अगर हम देखें कि माइटो जो ये होते हैं राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स कहाँ कहाँ मिलते हैं सेल के अंदर, तो राइबोसोम जो होते हैं वो तो साइटोप्लाज्म में तो वो मिलती ही है, अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो वो साइटोप्लाज्म में होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ दो ऐसे ऑर्गेनल है कि उन दो ऑर्गेनल के अंदर भी ये मिलते हैं। पहला जो ऑर्गेनल है वो है क्लोरोप्लास्ट। ओके, और जो दूसरा ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऐसे दो ऑर्गेनल है कि इनके बॉडी के अंदर, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये राइबोसोम्स मिलते हैं। मतलब ये जो ऑर्गेनल है दो, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों के अंदर, बॉडी के अंदर, उनके ऑर्गेनल के अंदर वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और एक जगह है कि जहां ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड द रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इस समय वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, दे आर प्रेजेंट ऑन दी सरफेस, वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनके बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। उसका रीजन भी है, उसका इवोल्यूशनरी रीजन ये है कि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना एक डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना एक डीएनए होता है, तो उनके भी प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे चलते हैं, दैट इज व्हाई दे आल्सो कंटेन देयर ओन राइबोसोम्स। ओके, ओन सेट ऑफ राइबोसोम भी उनके पास है। कभी डिटेल में हम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के बारे में बात करेंगे। ओके, अभी पोजीशन वाइज मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में तो वो होती ही है प्रेजेंट, उसके साथ साथ वो माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं और रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर वो प्रेजेंट होते हैं। Now see, animal cells contains the non-membrane bound organelles called as centrioles which are helps in the cell division। देखिए एनिमल सेल जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है, और ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें एक और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। जैसे राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, उसी तरह सेंट्रियोल भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में सेल डिवीजन के करने में काम में आता है। ओके, तो सेल डिवीजन में इन सेंट्रियोल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं और ये यूनिक होते हैं टू द एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के सेल्स के बारे में ही डिफरेंस आपको पता नहीं चल रहा है, उसके साथ साथ आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी क्या क्या डिफरेंसेस है सब यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। नाउ सो सेंट्रियोल्स व्हिच आर टिपिकली प्रेजेंट इन द
एनिमल सेल्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो आपको दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पता है, पहला है राइबोसोम और दूसरा है सेंट्रियोल। ऑलराइट, तो अगर सेल के साइज के बारे में बात करें तो सेल जो है वो ग्रेटली वेरी करते हैं साइज में। देखिए जैसे माइकोप्लाज्मा का सेल होता है, इट्स द स्मॉलेस्ट नोन सेल। सबसे स्मॉलेस्ट जो नोन सेल आज की डेट में है वो माइकोप्लाज्मा का है, विच इज ओनली 0.0 विच इज ओनली 0.3 म्यू एम। देखिए ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा का, जिसको आज की डेट में हम जानते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट होने की वजह से ये बड़ा फेमस है। ओके, माइकोप्लाज्मा हैज द वेरी स्मॉलेस्ट सेल एंड विच इज ऑफ ओनली 0.3 नैनोमीटर्स इन लेंथ ओनली, व्हाइल बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हम नेकेड आई से देख भी नहीं पाते, वो 3 to 5 म्यूएम के होते हैं। अब सोचिए कि बैक्टीरिया जिनको हम हमारे नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, वो अगर 3 to 5 म्यूएम के होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा तो 0.3 म्यूएम है। तो इसीलिए उसको स्मॉलेस्ट सेल समझा जाता है माइकोप्लाज्मा को। जो आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है, ये माइकोप्लाज्मा का सेल है, और ये स्मॉलेस्ट नोन सेल है आज तक माइकोप्लाज्मा की। तो एमसीक्यू में जो होता है, चाहे वो आप यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दे रहे हो, या फिर आप सीजीएल दे रहे हो, या फिर आप किसी एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर दे रहे हो, तो वहां पे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन से होते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट नोन सेल आज तक कौन सा है, तो उसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। तो ये आपको क्रिटिकली याद रखना है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा का जो लेंथ होता है इट इज ओनली 0.3 म्यू एम, व्हाइल बैक्टीरिया का वो 3 to 5 म्यू एम होता है। ऑलराइट, नाउ सी द लार्जेस्ट आइसोलेटेड जो सिंगल सेल है, मतलब अभी आपने स्मॉलेस्ट देखा, जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ये जो बर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका जो एग है, ये लार्जेस्ट नॉन एग है, लार्जेस्ट नॉन सॉरी सिंगल सेल है आज तक जो पाया गया है। तो सिंगल सेल, लार्जेस्ट जो सिंगल सेल है इट इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, और जो स्मॉलेस्ट है इट इज ऑफ द माइकोप्लाज्मा। ओके, सो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए जो लार्जेस्ट सिंगल सेल जो है वो एग है ऑस्ट्रिच का, और जो स्मॉलेस्ट सिंगल सेल है वो है माइकोप्लाज्मा का। ओके, तो ये आपको दोनों बातें याद रखनी है। नाउ सी अमॉन्ग द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन का जो रेड ब्लड सेल होता है, ह्यूमन का जो आरबीसीज होता है, वो 7.0 एमएम का होता है। ओके, म्यू एम का होता है, सॉरी। तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल आपने देखा था वो 3 to 5 म्यू एम हो सकते हैं, जो माइकोप्लाज्मा होता है वो 0.3 म्यू एम हो सकता है, और जो आरबीसी है ह्यूमस का वो 7.0 म्यू एम का होता है। ओके, और जो नर्व सेल होते हैं हमारे बॉडी में वो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ से नर्व सेल शुरू हो रहा है तो यहाँ तक पहुंच रहा है, और इस साइड से यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुंच रहा है। तो ये लॉन्गेस्ट जो होता है नर्व सेल हमारे बॉडी में होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, तो वो नर्व सेल होते हैं जो लॉन्गेस्ट होते हैं। ओके, और जो रेड ब्लड सेल होते हैं दैट इज आरबीसी, उनका जो डायमीटर होता है वो 7.0 म्यूएम का होता है। ओके, तो ये जो फैक्चुअल बातें होती है ये भी पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आप यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में इसके बारे में आंसर लिखोगे तो आपके ये सारे फैक्ट्स और ये सारे नंबर्स आपको वहां पे मेंशन करने होते हैं, जिस वजह से आपका सारा आंसर जो है वो डेकोरेटिव बनता है। ऑलराइट, नाउ सी सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप। जो सेल्स होता है उनका साइज ही वेरी नहीं करता है, उसके साथ साथ शेप भी वेरी करता है। जो सेल्स होते हैं वो डिस्क लाइक भी हो सकते हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ पे रेड ब्लड सेल दिख रहे हैं जो राउंड और बाइकॉनकेव होते हैं। उसके बाद सेल जो पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, सेल्स ये कॉलमनार भी हो सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कॉलमनार दिख रहे हैं, एपिथेलियल सेल, ये कॉलमनार सेल्स है। उसके बाद सेल्स जो होते हैं ये इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, जैसे आपको ये प्लांट्स के जाइलम का ट्रकीड सेल्स यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ट्रकीड है इलोंगेटेड सेल है, राइट। ये क्यूबॉइड भी हो सकता है, थ्रेड लाइक भी हो सकता है, या फिर इरेगुलर सेल्स भी ये हो सकते हैं। जैसे अमीबॉइड स्ट्रक्चर भी होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। तो ये जो शेप है सेल्स का, अगर शेप देखें हम, तो लिविंग वर्ल्ड में जो है जो शेप है वो काफी वेरी करता है। वो क्यूबॉइडल हो सकता है, एमीबॉइड हो सकता है, राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, ओके, ब्रांच हो सकता है वो, राइट, लॉन्ग हो सकता है। तो ये जो सारे सेल्स होते हैं डिफरेंट शेप्स में आते हैं। ओके, द शेप ऑफ सेल में वेरी विथ इट्स फंक्शन दे परफॉर्म, राइट। तो जो शेप होता है सेल का जनरली वो कौन सा फंक्शन करता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये जो नर्व सेल है ये सिग्नल पास ऑन करने का काम करता है, इसीलिए जो ये नर्व सेल होता है ये लॉन्गेस्ट होता है। और ये जो ट्रचिड होता है उसका इलोंगेटेड होने का रीजन ये होता है कि वाटर कंडक्शन में ये कंटिन्यूअसली काम करता है, इसलिए इलोंगेटेड होता है। तो जनरली जो शेप होता है सेल का वो किस पे डिपेंड करता है, कि जो उसका फंक्शन होता है, फंक्शन के हिसाब से जो है उस सेल का शेप क्या होता है, चेंज होता है। ऑलराइट, ओके, तो हमने बहुत सी बातें यहाँ पे डिस्कस की प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो अगर डिफरेंस देखना है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, तो हम यहाँ पे 5 पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, व्हाइल मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो एक सेल से बना है वो यूनिसेलुलर है, और एक से ज्यादा सेल से बनने वाला जो है वो मल्टीसेलुलर है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं मेजोरिटी उनमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर है, और जो यूकैरियोट्स है वो मेजोरिटी में वो मल्टीसेलुलर है।
जो न्यूक्लियस होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है और देयर इज अब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियोइड जैसा कोई स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे एब्सेंट होती है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें वेल डिफाइंड अच्छा खासा एक न्यूक्लियस होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट कि वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है प्रोकैरियोट में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यूकैरियोट में। न्यूक्लियोलस जो होता है वो यूकैरियोट में कंप्लीटली एब्सेंट होता है और न्यूक्लियोलस जो यूकैरियोट में होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, देन द सेल ऑर्गेनल जैसे प्लास्टिड हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो हमने बोला था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ये होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। लेकिन वही अगर आप यूकैरियोट्स देखोगे तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं लाइक साइनोबैक्टीरिया। और जो फंगाई, प्लांट्स और एनिमल सेल्स जो होते हैं ये सारे एग्जांपल्स है यूकैरियोटिक सेल के। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल्स है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी, और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल कैसी है, यूकैरियोटिक सेल कैसी है, और ओवरऑल जो जनरल जो सेल्स होती है उनका साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, ये सब कुछ हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। ओके, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक प्लीज कीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स बॉटनी स्टडी कर रहे हैं तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर मेंशन करें। ओके, और सब्सक्राइब करें बॉटनी ऑप्शन चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन को। अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।